नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे जो मैंने चर्चा शुरू की थी वह चर्चा वक्री गुरु पे आधारित थी और साथ ही साथ साढ़े साती का क्या इफेक्ट होगा उसको भी हमने उस चर्चा में शामिल किया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुंभ राशि वालों के लिए वक्री गुरु का प्रभाव और साढ़े साती का प्रभाव ज्वाइंटली कैसे रहेगा ये हमने आपको बताया। हमारे बहुत से दर्शकों की क्वेरीज आई कि आपने मीन राशि और मकर राशि वालों के लिए कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमने मेंशन किया था अपने पिछले वीडियो में कि मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का कौन सा चरण चल रहा है और मीन राशि वालों के लिए कौन सा चल रहा है। तो आज हम अपने वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि वक्री गुरु का और साढ़े साती का प्रभाव मीन राशि, जिनके नेटल चार्ट में चंद्रमा मीन राशि में स्थित, जिनकी चंद्र राशि मीन है, मैं उनके लिए आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों शुरू कर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बृहस्पति या जिनको आप गुरु भी कहते हैं वो वक्री चल रहे हैं। वक्री का मैंने कारण बताया था आपको। गुरु का गोचर वृष राशि में है, टॉरस साइन में है। 9 अक्टूबर 2024 से 11:47 पर 27 डिग्री 9 मिनट में गुरु थे और वहां से वो वक्री हुए हैं और तब से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। गुरु ने मृगशिरा के दूसरे चरण के नक्षत्र में प्रवेश किया इस तारीख को और शनि शतभिषा के चौथे चरण में इस समय चल रहा है। शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि की साढ़े साती हमने बताई थी कि मकर राशि वालों के लिए तीसरा चरण चल रहा है, कुंभ राशि वालों के लिए दूसरा चरण चल रहा है और मीन राशि वालों के लिए ये प्रथम चरण है। तो आपके सामने जो मैंने ये कुंडली यहाँ पर दिखाई है, ये आप देखिए कि मीन लगन की कुंडली है, मीन चंद्र लगन मीन है और शनि की जो स्थिति है वो कुंभ राशि में बनी हुई है और जुपिटर लगन से तीसरे स्थान में है, मतलब मीन राशि से तीसरे स्थान में वृष राशि में गोचर कर। तो आज हम इस पे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, मीन लगन के जो जातक होते हैं वो ज्यादातर, मीन लगन तो द्वि स्वभाव राशि है, डुअल साइन राशि है। मीन लगन के जो जातक होते हैं बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उसी लेवल पर वो काम करते हैं और वह अगर उनके साथ किसी ने कुछ भी गलत या कोई भी अच्छा काम या गलत काम या बुरा काम कुछ उनकी याददाश्त में है तो वो कभी भी भूलते नहीं है। ये मीन राशि वालों की पहचान। काल पुरुष कुंडली में मीन राशि 12वें घर में आती है और 12वां घर का जो सिग्निफिकेंस है, अगर बॉडी के लिए देखें तो पैर हो, तो मीन राशि किसको दर्शाती है? अगर शरीर को देखते हैं तो पैरों को दर्शाती है। अब यहाँ पर शनि की साढ़े साती चल रही है। अभी हम कुछ और एस्पेक्ट्स बताएंगे आपको, लेकिन शनि की साढ़े साती और मीन लगन के बारे में हम बात कर। तो जब मीन लगन में शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण चल रहा है और उसमें जो मीन लगन के जातकों का जो इमेजिनेशन है वह ये साढ़े साती धाराशाही कर देगी, मतलब वो उनके इमेजिनेशन को डिस्ट्रॉय कर देगी। मीन लगन के जो जातक हैं वो रियलिटी को देखते तो जरूर हैं बट उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमेशा इमेजिनेशन में ज्यादातर चलते हैं। तो उस इमेजिनेशन को एक्सेप्ट कब करते हैं? वो जो रियलिटी होती है उसको सबकॉन्शियसली जो है एक्सेप्ट करते हैं, बट कॉन्शियसली वो लोगों को दिखाएंगे कि नहीं। तो ये जो साढ़े साती आई है ये बहुत ही अच्छा दोनों के बीच में जो इमेजिनेशन है और जो रियल लाइफ उसके बीच में एक बहुत अच्छा ब्रिज बनाएगी। सो इट मेक्स गुड ब्रिज बिटवीन इमेजिनरी लाइफ एंड रियल लाइफ फॉर द मीन राशि वाले जातकों के। शनि इस समय कहाँ है? कुंभ राशि में है और कुंभ राशि जो होती है शनि के लिए मूल त्रिकोण साइन होता है और मूल त्रिकोण साइन में अगर कोई ग्रह बैठा है तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और चूंकि शनि मीन लग्न से 12वें घर में बैठे हैं तो जो इनका फर्स्ट फेज होगा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, प्रेशर वाला होगा और जो सराउंडिंग्स हैं वो भी ऐसे ही फील करेंगे, मतलब उनके घर वाले, जो आसपास उनकी फैमिली वाले, वो भी ऐसे ही फील करेंगे, क्योंकि नेटिव पे ये साढ़े साती की वजह से जो प्रॉब्लम्स, प्रेशर और ये सब चीजें आ रही हैं ये सब फेस करेंगे। शनि यहाँ पर क्या करेगा? मीन लगन वालों के लिए या मीन राशि वालों के जातकों के जो इमेजिनेशंस हैं उसको चैलेंज करता है और जब शनि चैलेंज करेगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी। शनि ये बताएगा कि कैसे मीन लग्न, मीन राशि वालों को ये प्रॉब्लम्स हैंडल करनी है, कैसे उसको टैकल करना, कैसे थिंग्स को मैनेज करना है। राशि वाले लोग जो हैं बहुत ही ओवर थिंकिंग
नेचर के ओर। इमेजिनेशन है तो ओवर थिंकिंग है, इमेजिन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस कुंडली में मैंने क्या किया कि आज 13 अक्टूबर को कुछ ग्रहों की स्थिति हमने इसमें दर्शाई हुई है, बताते हैं अभी। लेकिन आपको पता है कि राहु मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं पिछले साल से। तो मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, तो राहु का क्या इफेक्ट होगा मीन लग्न वालों। अब राहु क्या करेंगे, राहु जो स्पाइसेस में बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस को शो करते हैं। कैसे चेंजेस को शो करते हैं, राहु अगर मीन लग्न में है तो इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, राहु भ्रम है, राहु जो है माया का कारक माना जाता है ना। और मीन राशि स्वयं एक जल तत्व है और मीन राशि को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई राशि कहा जाता है। अगर वहां पर राहु आ गया तो कुछ विशेष परिणाम मिल जाएं, और वो विशेष परिणाम क्या होंगे वो हम देखेंगे। राहु का मीन राशि में बैठना, ये जो एक यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, इस संयोजन के कारण व्यक्ति के मीन्स नेटिव के पर्सनालिटी में एक बहुत ही रहस्यमयी उसका जीवन हो जाएगा, और उस नेटिव में एक अजीब सी अनजानी सी जिज्ञासा पैदा हो जाती, मीन्स हिडन थिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता। मीन लग्न वालों की कल्पना की शक्ति जो है, इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होती है, तो वो गहरे विचारों में खोया रहेगा। साथ ही साथ जब राहु यहाँ पर हैं तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित करेगा, और व्यक्ति क्या करेगा, पारंपरिक धार्मिक रास्तों के बजाय जो रहस्यमयी तरीके होते हैं, अलौकिक तरीके होते हैं, या फिर कभी कभी कुछ ऐसा प्रभाव हो सकता है कि तांत्रिक तरीकों की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। राहु क्या करेगा, शोध करने की, रिसर्च करने की भी इच्छा उत्पन्न कर देगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कभी कभी वो भटक भी सकता है, क्योंकि राहु भ्रम है। इसलिए व्यक्ति को मतलब मीन राशि के जातकों को गलत और सही में पहचान करना पड़ेगा, कठिनाई उठानी पड़ेगी इसमें। गलत और सही में पहचान करना मुश्किल होगा, फिर भी उनको करना पड़ेगा। तो राहु जब मीन लग्न में आएगा, पर्सनैलिटी में रहस्यमयता और कल्पनाशीलता जरूर आ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की ओर वो अट्रैक्ट होगा। रिश्तों में भी अस्थिरता आ सकती है, इनस्टेबिलिटी होगी, और साथ ही साथ विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है अगर राहु का संबंध 9th और 12th भाव से होगा। तो यहाँ पर राहु मीन राशि में बैठा हुआ है, और मीन राशि के से अगर 9th हाउस देखें तो यहाँ पर जो 9th हाउस है वो वृश्चिक राशि है, और राहु 9th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, और 9th हाउस क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल दिखाता है। तो यानी कि विदेश यात्रा का एक योग यहाँ पर बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल 12 तारीख थी, 12 अक्टूबर, तो कल जो शुक्र था वो तुला राशि में स्थित। तो जब शुक्र तुला राशि में स्थित था, जो गुरु हैं वो वृष राशि में है, और शुक्र कहाँ थे, तुला राशि में थे। तो दोनों बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे से 150 डिग्री के नियर अबाउट डिस्टेंस पे, और जब 150 डिग्री के नियर अबाउट डिस्टेंस पे होते हैं तो इन कंजंक्ट कहलाते हैं। उसके अपने अलग इफेक्ट होते हैं, लेकिन आज वीनस ट्रांजिट कर गए हैं स्कॉर्पियो साइन में, और इस कुंडली में कहें तो 9th हाउस में वीनस ट्रांजिट कर गए हैं। कहां से कहां ट्रांजिट कर गए हैं, तो 13 अक्टूबर को वीनस ट्रांजिट कर गए हैं लिब्रा से स्कॉर्पियो साइन में। अब आप यहां पर देखिए, अब हम एस्पेक्ट्स देख, यहां पर सीधा जुपिटर का जो एस्पेक्ट है उसका जो 7th एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट कहां पर आ रहा है, वीनस पे, यानी कि 9th हाउस। तो जुपिटर एक तो वृष राशि में वक्री है, बहुत ही 3 गुना ज्यादा वो स्ट्रांग है या उच्च ग्रह की तरह बिहेव कर रहा है, और यहां से वो बैठ करके जिस घर में वो बैठा है टॉरस साइन में, उसके लॉर्ड वीनस को 7th एस्पेक्ट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए, जब जुपिटर टॉरस साइन में है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक स्टेबल एक्सपेंशन प्रोवाइड करता है, ग्राउंडेड विजडम होता है, और प्रैक्टिकल ग्रोथ, अगर जुपिटर टॉरस में। और यहाँ पर असेंडेंट क्या हो रही है, पाइसिस असेंडेंट है, और जुपिटर पाइसिस असेंडेंट से कहां पर आ गया, यहाँ पे असेंडेंट से, पाइसिस का तो लॉर्ड होता है जुपिटर, ठीक है, और यहां से वो 3rd हाउस में आ गया। तो आप देखिए, पाइसिस लगन का स्वामी जुपिटर अपने से 3रे स्थान में जाके बैठा है, और 3रा हाउस किसका होता है, कम्युनिकेशन, करेज, एफर्ट्स,
तो आपको पता है कि जुपिटर जिस घर में बैठा होता है या फिर जिन घरों पर आस्पेक्ट कर रहा होता है उस पे वो बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ता है, उसको कई टाइम्स अच्छा कर देता है, उनके गुणों को उभार देता है। तो थर्ड हाउस मैंने बताया कम्युनिकेशन का है, करेज का है, एफर्ट का है। तो जुपिटर क्या करेगा? कम्युनिकेशन को एम्फेसाइज करेगा, करेज को बढ़ाएगा, एफर्ट्स को मजबूत करेगा और ऐसे जातक अपने आप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे उनके प्रैक्टिकल आइडियाज के थ्रू। और जो थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी होता है। और आपको बता दूं यहां से वो बैठकर जुपिटर 11th हाउस को भी देख, तो जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड सिबलिंग का है, यंगर सिबलिंग्स, और 11th हाउस को देख रहा है वो एल्डर सिबलिंग्स का है। तो बहुत ही ये चांसेस होते हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने अपने सिबलिंग्स के साथ। और चूंकि 11th हाउस सोशल नेटवर्किंग का भी होता है, पास पड़ोसियों का भी होता है, सामाजिक रिश्ते बनाता है, तो वो क्या करेगा, एक वो जो सोशल नेटवर्किंग है उसको भी बहुत ही स्ट्रांग करेगा। और ये जो प्लेसमेंट है जुपिटर का टॉरस में, दिस प्रमोट्स अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल विजडम एंड मटेरियल कंफर्ट। क्योंकि जुपिटर यहाँ 11th हाउस को देख रहा है तो गेन तो स्वाभाविक, क्योंकि 11th हाउस किसका होता है? गेन का होता है। अब देखते हैं वीनस स्कॉर्पियो साइन में है, चूंकि हम जुपिटर और वीनस के कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहे हैं। तो वीनस अगर स्पाइसिस लगना के लिए स्कॉर्पियो में आ गया, 9th हाउस में आ गया, तो 9th हाउस किसका होता है? हायर लर्निंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, स्पिरिचुअलिटी। एंड स्कॉर्पियो साइन के जो सिग्निफिकेंसेस होते हैं, स्कॉर्पियो क्या होता है? एक डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव साइन। और वीनस यहाँ पर जब आके बैठ गया है तो इट ब्रिंग्स इंटेंस एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग हायर बिलीफ्स, फिलोसफीज एंड रिलेशनशिप विद टीचर्स और गुरुज, क्योंकि 9th हाउस जो है वो टीचर्स और गुरुज को भी गुरुओं को भी प्रदर्शित कर। तो जुपिटर एस्पेक्ट्स वीनस बहुत ही सुंदर एस्पेक्ट है, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। दो गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट बन रहा है। जुपिटर का 7th एस्पेक्ट ऑन वीनस इन 9th हाउस ब्रिंग्स ब्लेंडिंग ऑफ जुपिटर्स एक्सपेंसिव विजडम, और बहुत ही ज्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा विद वीनस क्वालिटीज ऑफ लव, क्रिएटिविटी एंड रिलेशनशिप्स। क्योंकि वीनस क्या है? एक प्रेम को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रेम और ऐसे रिश्ते होंगे उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जो ये बृहस्पति और शुक्र का मेल है, ये वैवाहिक रिश्तों में गहराई और परिपक्वता को दर्शाएगा। तो बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि से प्रेम संबंधों में और साझेदारी में एक बहुत ही अच्छा मजबूती आएगी, आध्यात्मिक विकास भी होगा। और जो यात्रा और शिक्षा की मैंने जो बात आपको बताई कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है और उच्च शिक्षा का एक बहुत ही योग बन रहा है, तो ऐसे नेटिव्स को उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए विदेशी संस्थानों या संस्कृतियों की ओर आकर्षण हो सकता है। अब हम आइए दूसरे ग्रह की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मंगल इस समय जेमिनी मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, जो कि मीन राशि के जातकों के लिए 4th हाउस में बैठा हुआ। और मंगल किन राशियों का स्वामी है? एक तो वृश्चिक राशि का स्वामी है और दूसरा मेष राशि का स्वामी, यानी कि 2nd हाउस का लॉर्ड जा करके अपने से तीसरे स्थान पे और अपने से 8वें स्थान पे बैठ। अब यहाँ पर होगा क्या? मीन लग्न से वो 4th हाउस में बैठा है और 4th हाउस किसका होता है? माँ, सुख, घर, संपत्ति, हैप्पीनेस, इनका होता है। और जब मंगल 4th हाउस में आ जाता है, चौथे भाव में आ जाता है, तो यह घर और संपत्ति के मामलों में एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है। और चूंकि मंगल साहस का भी प्रतीक है, ठीक है, तो उसमें ये और नेटिव को साहसी बना देता है। लेकिन इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मंगल बहुत ही हाई एनर्जेटिक प्लेनेट है, तो कभी कभी क्या है, मानसिक शांति में कमी और परिवार के भीतर थोड़ा बहुत संघर्ष का कारण भी बन जाता है। अब मार्स यहाँ मिथुन राशि में बैठा है। मिथुन राशि किसकी होती है? मिथुन राशि का जो कारक होते हैं बुद्धि, संचार और एक बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक होता है मिथुन राशि। तो मंगल यहाँ पर जो बैठा है वो मानसिक ऊर्जा और तर्क वितर्क में बहुत ही तीव्रता देगा। नेटिव को ये मानसिक स्तर पे जो है बहुत ही एक्टिव बना देगा और इतना लॉजिकल बना देगा, इतना स्ट्रांग बना देगा कि किसी भी तर्क वितर्क में वो जीत सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसा हमने बताया कि मंगल 2nd हाउस
का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठ गया है, तो यानी कि सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का एक रिलेशन बन गया है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि घर और परिवार के मामलों में थोड़ा सा जो मैंने बताया कि संघर्ष या तनाव संभव है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या होता है, कुटुंब स्थान होता है, और फोर्थ हाउस क्या है, हैप्पीनेस है, माँ का है, तो ये सब होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष या तनाव हो सकता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मंगल आपको परिवार और घर की सुरक्षा करने के लिए जो है पावर भी प्रदान करेगा, क्षमता भी प्रदान करेगा। घर में थोड़ा जो संपत्ति से रिलेटेड विवाद या उससे रिलेटेड जो उतार चढ़ाव है वो होने की संभावना है, स्वाभाविक। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नाइन्थ हाउस, और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है मंगल, और कहाँ बैठा है, फोर्थ हाउस, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो यह स्थिति जो है धन के मामले में और उसकी संपत्ति की वृद्धि के मामले में एक अच्छा संकेत देती है। लेकिन ये जो लाभ होते हैं ये बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ही चैलेंजेस के बाद ये आपको मिलेंगे। फोर्थ हाउस जैसा कि मैंने बताया कि माँ का है, माँ के साथ कैसे रिलेशन होंगे, तो यहाँ पर जो मार्स की स्थिति अभी टेम्परेरी है, ये 20-25 अक्टूबर के आसपास जो है मार्स कर्क राशि में चला जाएगा अपने नीच के साइन में, तो मार्स जो है कैंसर राशि में चला जाएगा। तो लेकिन तब तक की जो स्थिति है यहाँ पर मार्स माँ के साथ रिश्तों में थोड़ा सा भी तनाव या फिर कुछ भी आपस में अगर माँ को सलाह देती हैं तो उसमें क्या होगा कि आप सहमत नहीं होंगे उनसे, ऐसा कुछ संकेत बन सकता है, ठीक है। अब नाइन्थ हाउस के लॉर्ड मार्स हैं और फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि धार्मिक कार्यों या उच्च शिक्षा में यहाँ पर भी आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी, आपको उत्साह मिलेगा कि आपको हाई एजुकेशन आपको अचीव करना है या हाई एजुकेशन लेनी है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ले जाने में बहुत ही एनर्जी आपको मिलेगी, कभी भी आप लो नहीं फील करेंगे। तो मार्स का जो हमने बताया कि निगेटिव पॉइंट है मानसिक शांति में कमी और संवाद में कुछ तीखापन हो सकता है, और सकारात्मक पक्ष इसके क्या थे, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपको साहसी बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा, धर्म की तरफ ले जाएगा, हाई एजुकेशन भी देगा। तो आप देखिए यहाँ पे एजुकेशन, आध्यात्मिक विकास, विदेश यात्रा, ये सब साहसी बनाना, धार्मिक उत्साह कह लीजिए, ये जितने भी हमने पॉइंट बताए हैं ये राहु के साथ भी हो रहे हैं और मार्स की प्रेजेंस के वजह से भी हो रहा है, ठीक है। वीनस की प्रेजेंस से भी धार्मिक उत्साह और एजुकेशन बढ़ रही है। कह सकते हैं कि मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो आइए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। राहु अभी यहाँ पर मीन राशि में है और राहु की गति हमेशा वक्र गति होती, कभी कभी 1 या 2 दिनों के लिए वो, जब आप एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन देखेंगे तो कभी कभी वो मार्गी 1 या 2 दिनों के लिए होता है और फिर वक्री हो जाते हैं। तो राहु की जनरली हम क्या करते हैं, वक्र गति होती, पीछे की ओर चलती। तो राहु अभी मीन राशि में है। 19 मई 2025 को ये कुंभ राशि में जाएंगे। मतलब राहु कहां से कहां चले जाएंगे, राहु यहां से यहां चले जाएंगे। और सैटर्न, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सैटर्न 29 मार्च 2025 को कहां पर आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये जो राहु का कुंभ राशि में जाना और शनि का मीन राशि में आना, यानी कि शनि और राहु मीन राशि को क्रॉस कर रहे हैं, वो कुंभ से मीन में आ रहे हैं और ये मीन से कुंभ में जा रहा है। तो यहाँ पर जो पाइसेस राशि के जातक हैं, दे विल बी गोइंग थ्रू अ ग्रेट रिवर्सल। अब ग्रेट रिवर्सल क्या होंगे, मई में जब राहु आएंगे तो बहुत ही बिग चेंजेस हो सकते हैं, ये जो क्रॉसिंग है इसकी वजह से। अब ऐसे में मीन राशि वालों को क्या करना है, इनिशिएटिव लेना है। जैसे वो इमेजिनेशन में जीते रहते हैं वो नहीं करना है, उनको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो उनको मिलेगा उनकी किस्मत की वजह से मिलेगा, फिर भी उनको इनिशिएटिव लेना ही लेना है। वो किसी के सहारे अपना काम नहीं छोड़ सकते। और जैसे कहते हैं ना कि मैंने जब किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, ये मीन राशि वाले कहते हैं। और मीन राशि वाले क्या हैं, ज्यादातर दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। किसी का, अपने आस पड़ोस, अपने घर में, खानदान में सबका अच्छा करेंगे और सबका अच्छा करते करते वो अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए, जैसे मैंने बताया था कि मीन राशि पैरों को दर्शाती है, तो पैरों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है। तो मीन राशि के जातकों को अपने पैरों का और अपना बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। एंड दिस इज द टाइम टू लेवल अप फॉर सक्सेस एंड फॉर हाई अचीवमेंट। अब आप देखिए,
जुपिटर की जो दृष्टि है, जो एस्पेक्ट है, वो 7th हाउस पे है, 9th हाउस पे है और 11th हाउस। तो जैसा कि मैंने बताया कि विवाह संबंधी मामलों में, रिश्ते के संबंधी मामलों में ठीक रहेगा, भाग्य स्थान सही रहेगा, धार्मिक वृद्धि होगी और साथ ही साथ इनको गेन भी मिलेगा, साथ ही साथ गेन भी मिलेगा, चूंकि जुपिटर अपने 11th हाउस को देख रहे हैं। अब यहाँ पर शनि को देखिए, शनि की जो दृष्टि है वो वहां से किस हाउस पे है? 6th हाउस पे है, 7th एस्पेक्ट, 2nd हाउस पे है। 2nd हाउस किसका होता है? 2nd हाउस होता है कुटुंब स्थान और ये धन का भी स्थान होता है, वेल्थ, इसको वेल्थ का हाउस भी बोलते हैं। अब शनि 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो शनि अगर दूसरे घर को देख रहे हैं या दूसरे घर में बैठे हैं तो धन हानि का संकेत है। अब धन हानि का मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ चोरी हो जाएगा, धन हानि का मतलब ये हो सकता है कि अगर आप जमीन खरीदना चाह रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे तो पैसा आपके पास ही था, लेकिन ऐसी स्थिति में आप जमीन खरीद लेंगे तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, तो आपके पास जो धन संचित था वो नहीं रहा, हो सकता है और लोन लेना पड़े। 6th हाउस को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो किस पे पड़ रही है? 9वें भाव पे पड़ रही है। तो अभी शनि कुंभ राशि में बैठ करके 9वें भाव को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा इस वक्त जो है सिखा के चले जाएंगे। तो शनि जो है 2nd हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 2nd हाउस को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी मेहनत है वो सब मनी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, लेकिन आपको 100% की मिलने की जगह 50-60% जरूर मिल रहा है। शनि विलंब के कारक होते हैं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। राहु के माध्यम से वो विलंब खत्म होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर लगन में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं। कैरियर में बहुत ही उछाल मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कार्य पूरा कर हो जाएगा आपका। अगर बहुत ही ज्यादा खर्चे बढ़े हुए हैं अभी तक तो उसमें विराम लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि आप पे प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी, मेंटल फटीग रहेगा, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे आप। तो इसमें आपको मेडिटेशन करना है। और चूंकि भगवान शिव शनि देव के गुरु हैं और राहु भी शनि भगवान शिव से वो डरते भी हैं, और भगवान शिव ने अपने गले में उनके मुंड को धारण कर रखा है। तो अगर आप भगवान शिव के भी उपासना करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तब भी आपको राहत मिलेगी। ऐसी स्थिति में जब आपको चिंताएं सता रही हैं, प्रेशर है, टेंशन है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। आपको पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ध्यान से गाड़ी चलाएं, ध्यान से पैदल चलें, ऐसा ना हो कुछ सोचते हुए जा रहे हैं और कहीं टकरा गए। तो ये सब हमने आपको इंडिकेशंस बताए हैं, ऐसे स्थिति बनी हुई है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। जुपिटर के वक्री होने से आपको बहुत ही पैसा धन मिलने वाला है। कंजूस भी हो जाएंगे तभी तो धन संचित कर पाएंगे, तो कंजूसी भी बढ़ेगी आपकी। चूंकि शनि आपके लाभ के स्वामी हैं, मीन्स 11वें स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर में जाकर के बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण के साइन में, तो आपको लाभ तो होना ही होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जुपिटर भी 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत कुछ मीन राशि वालों के लिए अच्छा होने जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में मकर राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।